दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिस्टी योजना संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए मैंग्रोव वृक्षारोपण, ऑप्शन बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी गन्ना उत्पादन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मैंग्रोव वृक्षारोपण। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपनी सुझाव प्रतिक्रिया जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोवलम क्रीक में मैंग्रोव पौधे लगाकर तमिलनाडु में मिस्टी योजना की शुरुआत की। चलिए जानते हैं मिस्टी योजना के बारे में। भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में मिस्टी योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। ये योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा करेगी। ये योजना मनरेगा, कैंपा फंड एवं अन्य स्रोतों के मध्य अभिसरण के माध्यम से संचालित की जाएगी। बता दें कि इस कोष की स्थापना देश में वनीकरण की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए की गई थी। गौरतलब है कि मैंग्रोव वन लवणीय जल के प्रति सहिष्णु होने के साथ ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 4 गुना अधिक कार्बन पृथक्करण करने में सक्षम है। यह भारत की भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% भाग कवर करता है, जो लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए मैंग्रोव वृक्षारोपण। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, भारत का चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है 2005, 2007, 2008 या फिर 2010। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वर्ष 2008। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्र सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना है, जिसे चंद्रयान 2 मिशन में प्राप्त नहीं किया गया था। बता दें कि 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के बाद चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण है। बात करें चंद्रयान 1 मिशन की, तो भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय चंद्र मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी। इसके करीब 5 साल बाद यानी 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। चंद्रयान 1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। बता दें कि चंद्रयान 1 5 दिन बाद यानी 27 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के पास पहुंचा था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी वर्ष 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपके ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तुंगभद्रा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी शेरवा बैठक हाल ही में हम्पी में आयोजित की गई थी। हम्पी के बारे में बात करें तो यह परंपरागत रूप से किष्किंधा के पंप क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाला हम्पी मध्य कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह अपने ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये एक समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो दक्षिण भारत के सबसे महान हिंदू साम्राज्यों में से एक था। इसकी वास्तुकला की बात करें तो इस साइट में कई भव्य मंदिर, महल, बाजार और अन्य संरचनाएं हैं। कुछ प्रमुख स्थलों में विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, लोटस महल, रानी का स्नान घर और हाथी अस्तबल शामिल है। इस शहर के मंदिर अपने बड़े आयामों, पुष्प अलंकरण, बोल्ड और नाजुक नक्काशी, आलिशान स्तंभों, शानदार मंडपों के लिए जाने जाते हैं। इनकी विषय वस्तु रामायण और महाभारत है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमियाम बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि शिलांग के पास स्थित उमियाम बांध बंद होने की कगार पर है। इसका कारण कुछ महीनों में बांध में अपेक्षित स्तर की बारिश का नहीं होना बताया गया है। उमियाम बांध के बारे में बात करें तो इसे 12 पानी बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में स्थित एक बड़ा जलाशय है। ये मेघालय की राजधानी शिलांग से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में उमियाम नदी पर स्थित है। उमियाम बांध का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन और पीने के पानी की आपूर्ति करना है। ये शिलांग और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख जल स्रोत के रूप में कार्य करता है। बांध का निर्माण 1964 में शुरू हुआ और 1965 में पूरा हुआ। इसका निर्माण असम राज्य विद्युत बोर्ड यानी ASEB द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NEEPCO की तकनीकी सहायता से किया गया था। बांध एक जलाशय बनाता है जिसे उमियाम झील के नाम से जाना जाता है, जिसकी भंडारण क्षमता लगभग 9.6 बिलियन क्यूबिक फीट पानी है।
ये झील लगभग 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? आपके ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी या फिर भागलपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पश्चिमी चंपारण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशों के बाद नेपाल सीमा से लगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में गश्त तेज कर दी गई है। बता दें कि अवैध शिकार रोकने के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अलर्ट पर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वीटीआर के बारे में बात करें तो ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के तट पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ये देश के गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। ये भारत में हिमालय तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है और बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। वीटीआर में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। इसकी सीमाएं उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम में गंडक नदी से लिपटी हैं। यहाँ की नदियों की बात करें तो गंडक, पंडई, मनोर, हरहा, मसान और भपसा नदियां रिजर्व के विभिन्न हिस्सों से होकर बहती हैं। इस क्षेत्र के जंगलों में भाबर और तराई इलाकों का मिश्रण है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? आपके ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या फिर संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में शामिल है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। बता दें कि उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इसके लिए पात्रता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? आपके ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल। ये केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 19वीं सदी में त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल राय वर्मा के काल में इसका विकास हुआ। मान्यता के अनुसार भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने की कथा से इसका विकास हुआ है। तकनीकी रूप से मोहिनीअट्टम को कथकली एवं भरतनाट्यम के मध्य का माना जाता है। इसमें भावनाओं के प्रवाह के साथ कदम ताल, शारीरिक हाव भाव और संगीत की बारीकियों के बीच संतुलन साधा जाता है। ये एक लास्य प्रधान नृत्य है जिसकी प्रस्तुति नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल। अगला प्रश्न है, रूस का कुज्नेत्स बेसिन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है कच्चा लोहा, हीरा, पेट्रोलियम या फिर कोयला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कोयला। रूस के दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया में कुज्नेत्स बेसिन रूस के सबसे बड़े कोयला खनन क्षेत्रों में से एक है। ये टॉम नदी के बेसिन में टॉम्स्क और नोवोकुज्नेट्स के बीच कुज्नेत्स में स्थित है। ये दक्षिण में अपकन रेंज, पश्चिम में सलेयर रिज और पूर्व के कुज्नेत्स अलाटू के सीमा पर है। यहाँ कोयले का निक्षेपण अनुमानित कुल 725 बिलियन टन है। इस क्षेत्र के अन्य उद्योग जैसे मशीन निर्माण, रसायन और धातु कर्म कोयला खनन पर आधारित हैं। बता दें कि सोवियत काल के दौरान क्षेत्रीय कोयला उत्पादन के मामले में कुज्नेत्स बेसिन यूक्रेन के डोनेट बेसिन के बाद दूसरे स्थान पर था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कोयला। चलिए अब हम पहुंचे एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबद्ध नहीं है? आपके ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति या फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की बात करें तो इसका गठन 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुछ सिफारिशें दी। इसने पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को द्विस्तरीय प्रणाली पर प्रस्थापित किया जाना चाहिए ये कहा, और इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए। जिला परिषद को कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए और जिला स्तर पर योजना के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षित करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।
पंचायत चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के पास अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियाँ होनी चाहिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनावों का आयोजन एवं संचालन करना चाहिए। विकास कार्यों को जिला परिषद को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और सभी विकास कर्मचारियों को इसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखभाल के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, अशोक मेहता कमेटी। चलिए वक्त हो चला आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी कार्लोस अल्केरेज, ऑप्शन सी डेनियल मेदवेदेव या फिर ऑप्शन डी राफेल नडाल। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। तो व्यूअर्स आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।